अस्सलाम वालेकुम। खुश है, मजे में है। यहाँ पर क्यों बैठा है भाई? दोस्तों के पास। ऑनलाइन वाले बच्चों कैसे हो? खुश हो, मजे में हो? चले सर, सबसे पहले आएंगे क्विकली। मुझे बताएं, उमर काजी जो बेसिक करा रहे हैं सर, वो कहां तक पहुंचे हैं? जर्नल हो गए? मतलब डेबिट क्रेडिट समझ में आ गए सब, क्या एसेट क्या लायबिलिटी। चले सर, अब तक जो हमने पढ़ा था उसको एक दफा क्विकली रिवाइज करेंगे हमेशा की तरह, फिर बढ़ जाएंगे। सर अब तक हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले बताएं। सर हमने क्या पढ़ा था, भूल गए? सर हमने पढ़ा था कि हमारे पास सर IS 16 सबसे पुराना IS है। जहां जहां पीपी की बात आएगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? IS 16 कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भाई कौन होता है? टेंजिबल एसेट होते हैं जो किन पर्पसेस के लिए यूज होते हैं? बताएं भाई, किन पर्पसेस के लिए यूज होते हैं? सर जो एक से ज्यादा साल के लिए यूज होते हैं, 4 पर्पसेस। कौन कौन से? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल। सही है। अब हम आगे बढ़े सर, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि सर ये 4 पर्पसेस होते हैं और उस 4 पर्पसेस के अलावा कोई 5वां पर्पस नहीं होता। सर फिर हमने कहा था कितने तरीके से हमारे पास पीपी आ सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? 4 तरीके से। कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन, सेपरेट एक्विजिशन, एक्सचेंज और गवर्नमेंट ग्रांट। हुकूमत ने तोहफे के तौर पर दे दिए, ऐसा ही था सर। फिर हम आए थे कॉस्ट ऑफ एसेट पे। कॉस्ट ऑफ एसेट पे हमने क्या पढ़ा था सर? एक तो उसमें आती है परचेज प्राइस, लिस्ट प्राइस में से क्या कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हैं, कौन सा डिस्काउंट नहीं करते। अगर आपने ये कैश डिस्काउंट भी कॉस्ट में से माइनस करना सीखा है ए लेवल्स में या इंटर में या कहीं PRC में, तो मेरा बच्चा वो गलत है, 110% गलत है। कैश डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं होता। सर फिर हमने कहा था ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड करते कौन से वाले? नॉन रिफंडेबल एंड नॉन। भूल गए क्या? भूल गए? अल्लाह अकबर कबीर। आ जाए सर। कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या क्या चीजें आएंगी? परचेज प्राइस और क्या चीज इसमें हम करेंगे? लेस या ऐड? ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है और हमने कहा सर क्या चीज ऐड होती है? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड। याद है ना सर? ये तो हम सबको। अगली चीज बताएं जी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या चीजें आती हैं बताएं जी? वो तमाम खर्चे जो एसेट को उस पोजीशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है जैसा कंपनी चाहती है। और कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि भैया एसेट उस पोजीशन में आए जिससे वो यूज हो सके। अब सर यहां पर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट। ये तमाम चीजें इस किस्म की हमने पढ़ा था सर। LC ओपनिंग चार्जेस और ये सब। अब सर इस एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सही है?
आप सबने बस दिमाग लगाना है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के उससे। एक कंपनी में मैंने जॉब की, उस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया से एक प्लांट लिया और वो प्लांट कोरियंस ने बनाया हुआ था, सही है। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑटोमोबाइल की जो है इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, वहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेड चीजें आ रही थी ऑटोमोबाइल में, तो उसने लोकल वहां पे प्रोडक्शन खत्म हो रही थी। उस कंपनी ने अपना प्लांट बेचा, पाकिस्तान की एक कंपनी ने उसका प्लांट ले लिया, कोरियंस ने बनाया था। तो जब उसने प्लांट लिया, कोरियंस को जब यहाँ पर पाकिस्तान में वो प्लांट आया, प्लांट को इंस्टॉल करना, भाई बहुत बड़ा प्लांट, अरबों में प्लांट था, उसको इंस्टॉल करना, सब चीजें सब कुछ सही हो। फिर अपने स्टाफ को यहाँ पर उन कोरियंस को कहा कि भाई तुम सिर्फ इसको ऑपरेट नहीं करोगे, कुछ टाइम हमारे स्टाफ के साथ भी रहोगे, कोई मसला वसला आएगा तो उनको सिखाओगे। अब पहली चीज आती है, वो कोरियंस को कंपनी ने बुलाया, 15 कोरियंस की टीम आई और वो कराची में कंपनी के खर्चे पे रह रही हैं। क्यों रह रही हैं? प्लांट की इंस्टॉलेशन कर रही हैं। 3 महीने लगे इंस्टॉलेशन में। मेरा सवाल है, वो जो कोरियंस की 3 महीने की कॉस्ट थी, मतलब एक तो रहने की होगी, एक खाने की होगी, और जहाज के जो टिकट शिकेट, सही है, मतलब कंपनी ने उनके पूरे जहाज का टिकट, उनको एक यहाँ पे गेस्ट हाउस लेकर के दिया। गेस्ट हाउस में कोरियंस हैं, उन्होंने कहा हम तो हर तरह का जानवर खाएंगे। कंपनी ने कहा हर तरह का जानवर तो यहाँ पे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप छोड़ दें। हमने कोरियन एम्बेसी से बात की और कोरियन एम्बेसी ने उनको एक शेफ अरेंज कर दिया कि जो कि हर तरह का जानवर बना के दे सके। अब सर उस शेफ की सैलरी, और जो हर तरह का जानवर चाहिए उसके लिए इम्प्रेस मार्केट जाना, उसको खरीद के लाना, सही है। अब ये सब जो कॉस्ट है, मेरा सवाल है क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? कितने लोग कह रहे हैं यस? यहां सर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कोरियंस, सपोज करो प्लान था 1 बिलियन रुपीस का, कोरियन आ गए 50 मिलियन उनके ऊपर लग गए, इंस्टॉलेशन, खाना पीना सब कुछ। कितने लोग कह रहे हैं 50 मिलियन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? बगैर शर्माए, ऑनलाइन वालों आप लोग भी बगैर शर्माए झिझके बताएंगे। तो एंटरटेनमेंट कॉस्ट भी आ रही है। नहीं, एंटरटेनमेंट कुछ नहीं कराया, उनको क्लब नहीं लेके गए, यकीन मान, सीवीयू का चक्कर भी नहीं लगाया, सही है भाई। वो बेसिक जरूरियात इंसान है, खाएंगे पिएंगे, अब वो खाएं कुछ भी भाई उनके ऊपर है। कितने लोग कह रहे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है? नहीं है, नहीं सर, ये कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, क्योंकि सर देखें इंस्टॉलेशन किसको आती है? कोरियन को। अब कोरियन को तुम भूखा तो रख नहीं सकते ना भाई यहाँ पे। ये जब तुम उनको लेकर आए हो, वही इंस्टॉल करेंगे, तो उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, सही है, खाना पीना रिहाइश सोना, उस सब का तुम खर्चा अगर उठा रहे हो तो वो कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। क्या वो कैपिटलाइज होगी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्चे का सारा तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो सर हर कॉस्ट, आप मुझे सर आपको कोरियन ने एक दिन कहा कि भाई सीवीयू का तो चक्कर लगवा दो, सही है, या कोरियन ने कहा भाई हम तो वहां पे क्लब शलब जाते थे, क्लब हमें लेकर के जाओ, सही है। कोरियन ने कहा अच्छा एक काम ये करते हैं, अभी लॉन्ग हॉलीडे आ रहा है पाकिस्तान में, ईद शीद है ये वो, बोला यार हम जो है ना हमें 5-6 दिन पाकिस्तान टूर करा रहा हो। आप कंपनी ने कहा यार मेहमान है, मना तो नहीं करते, कंपनी ने उन कोरियंस को टूर कराया, लेकिन क्या वो टूर कराने की कॉस्ट है क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल? नहीं सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो कि भाई तुम प्लांट के इंस्टॉलेशन पे आए हो, तो अब तुमसे रिलेटेड जितने खर्चे हैं जो कि जरूरी हैं वो, सही है सर। अगर तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे तो जरूरी, अब और तुम्हें आगे लेकर जा रहा हूं सर, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है, प्लान जब कंस्ट्रक्ट होता है, लोग आते हैं, खर्चे भी होते हैं, सब कुछ है। अब कंपनी ने लेबर को बुलाया हुआ था और लेबर प्लान की कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रही थी, सही है भाई, सीमेंट उठाना ये वो। लंच टाइम हुआ और कंपनी ने उन सबको लंच करवा दिया, जाहिर सी बात है वर्किंग डे होता है, तो क्या वो लंच की कॉस्ट प्लान की कॉस्ट में जाएगी? यस सर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या है?
हर वो कॉस्ट जो कि उस पोजीशन में लाने के लिए जरूरी हो जिसमें कंपनी, अब भाई जिन लोगों से काम कर रहे हो उनकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना भी जरूरी है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के नाम से वो भी शामिल होगी एसिड की कॉस्ट में। क्या मैं क्लियर हूं? चलें सर, फिर तीसरी चीज है जिसको अभी मैं समझा नहीं रहा, थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा। कुछ लोगों को शायद अंदाजा होगा, कुछ लोगों को अंदाजा, तो घबराई नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, किसी को अंदाजा है सर व्हाट डू वी मीन बाय डिसमेंटलिंग कॉस्ट? क्या होती है ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट? प्लांट को हटाने की। सर देखिए हमारे मुल्क में फिर वही बात जरूरी इतना नहीं होता है, होता है कहां पर होता है, जहां पर जो ऑयल कंपनीज है ना, पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, जिनका काम ऑयल एक्सप्लोरेशन का है, भाई वो कंपनीज जो हैं उनका प्लांट लगा हुआ होता है, उनका प्लांट लगा हुआ होता है कहां पर, सी शोर पे लगा हुआ है या किसी ऐसी जगह पे जहां पर नेचुरल रिसोर्स है। अब वो जहां पर वहां पर जाके 5-6 साल देखती है तेल शेल है या, लेकिन जब वो 5-6 साल बाद वापसी आती है ना तो जगह की वाट लग गई होती है, तो हुकूमत कहती है जगह जैसी पहले थी ना वैसी ही करके, उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। सर ये भी एसिड की कॉस्ट में आ जाती है। तो अगर हम कहें एसिड की कॉस्ट में क्या चीजें आती हैं, तो ये परचेज प्राइस, डिस्काउंट विस्काउंट माइनस किया, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज को ऐड किया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड किया और प्रेजेंट वैल्यू। हमने कहा था सर कौन सी कॉस्ट नहीं आती? कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, ट्रेनिंग कॉस्ट, ऐसा ही है। और दूसरी कौन सी? सर हमने कहा मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई आपने कहा मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस अदर देन इन ट्रांजिट। सर क्योंकि ये एक्विजिशन की कॉस्ट नहीं है, मेंटेनेंस। ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था क्यों नहीं कैपिटलाइज होती, इंसान का भरोसा, इंश्योरेंस अदर देन इन ट्रांजिट। चौथी चीज अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबकी तवज्जो इधर। सर सपोज करें कोरियन जो है, कोरियन मशीन जो है आपका जो प्लांट इंस्टॉल कर रहे थे, और उतने में कोरियन की और एक पाकिस्तानी लेबर की हो गई लड़ाई, और पाकिस्तानी लेबर ने कोरियन को स्पेयर मार दिया, सही है, और जो है कोरियन गिरा मशीन पे, और मशीन जो है उसका कुछ हिस्सा टूट गया। अब वो नया हिस्सा लेना पड़ेगा, वो आ रहा है 5 लाख का। अगर वो हिस्सा नहीं लगेगा तो मशीन सिनेरियो समझे, कोरियन और पाकिस्तानी वर्कर की लड़ाई, वर्कर ने क्या कर दिया, स्पेयर मारा, कोरियन गया मशीन पे गया और मशीन का वो हिस्सा। अब मुझे बताओ सर वो जो कोरियन की वजह से मतलब बेचारा गिरा, वो अगर जो है मशीन टूटी है तो मशीन टूटने के वजह से जो पार्ट रिप्लेस हुआ है उसकी कॉस्ट एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? क्यों नहीं? अभी एसिड उस पोजीशन में आया नहीं है जिसके लिए जरूरी था। वो पार्ट पहले से लगा हुआ था, अब वो रिप्लेस कर रहे हैं हम, उसके बगैर मशीन चलेगी नहीं। सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट तो है, बट ये एसिड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा हर वो कॉस्ट जो आपकी अपनी नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस की वजह से आए उसको आप एसिड की कॉस्ट का हिस्सा। अब आपने कहा यार आपने ये नौबत क्यों आने दी कि कोरियन को स्पेयर पड़े, आप रोक लेते उससे पहले ही। सही है सर, स्पेयर क्या होता है खवातीन को आइडिया नहीं होगा, कभी आप YouTube कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा स्पेयर होता है एक तरह से टक्कर मारना। सही है, तो जो है सर अब सुनिएगा कि सर
तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी, बाकी इस किस्म की और चौथी चीज जो नहीं बनेगी इसको कॉपी करें, एनी कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर की जाए नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ कंपनी, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट होगी वो हमने कहा उसको आपने क्या करना है सर, कॉस्ट की इसमें शामिल नहीं। सर एक एग्जांपल आपने लिख दी, अब चाहे तो इसके आगे आप लिख दें कोरियन स्पेयर, सही, ताकि आपको याद आ जाए। इसके अलावा सर कोई और एग्जांपल दे, समझाता हूं। सर जब भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डेमेरेज के बारे में बताया था ना, डेमेरेज क्या होता है सर? सर डेमेरेज होता है कि जब भी मेरा माल पोर्ट पे पहुंचेगा कस्टम क्लियरेंस में उसको 5-8 दिन लग जाएंगे, उसके बाद वो कस्टम क्लियर होगा, उसके बाद मैं माल उठा सकता हूं। कस्टम वाले कहते हैं बेटा ये 5-8 दिन के पैसे भी तुम हमें दोगे, सही है सर? रिजवान बेटा नहीं ऐसा नहीं करना होता, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या है, सही है? अच्छा अब सर सुनिएगा, 7 दिन का टाइम था जिसके अंदर था कि भाई कस्टम से क्लियर हो जाएगा, आपको अपना माल उठा लेना है, पोर्ट से प्लांट उठा लेना है। कंपनी बैठी हुई थी ठंड में, रमजान चल रही थी, लोगों ने कहा वैसे ही हमारे मुल्क में तो अल्लाह माफ करे कल्चर है रमजान में हम काम नहीं करते। लोगों ने कहा भाई हम रमजान चल रही है हम काम शाम नहीं करेंगे, और लोग सुकून से बैठ गए इन रमजान। जब लोग सुकून से रमजान में बैठ गए और वो काम नहीं कर रहे तो माल हमारा एसिड हमारा पोर्ट पे पड़ा हुआ था। अब भाई 7 दिन का टाइम था उठाने का, अगर आपने 7 दिन से डिले कर दिया तो पर डे की पेनल्टी लगती है। आपने पूरा रमजान गुजार दिया, 30 दिन गुजरे, ईद के भी लगा लो 3 दिन, 33 दिन गुजर गए, एक दिन की 10,000 की पेनल्टी लगी। कितने की? 7 दिन आपके चांद रात पे खत्म हुए, रमजान पे आए, आपने कहा सर 33 दिन इनटू 10,000 3,30,000 की कंपनी को चमाट पड़ गई। क्यों? क्योंकि कस्टम चार्जेस आ गए, इसको कहते हैं एडिशनल डैमेज। अब मुझे बताएं ये 3,30,000 क्या इसमें फॉल कर रहा है? यस सर, ये कंपनी की नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस की वजह से है। तो सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हर वो कॉस्ट जो कि एसिड को उसकी ऐसी पोजीशन में और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है जैसा कंपनी चाहती है, और कंपनी क्या चाहती है? एसिड को चलाना। तो हर वो कॉस्ट जो एसिड को चलाने के लिए जरूरी है वो आएगी, लेकिन कुछ कॉस्ट नहीं आएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, अदर दिन ट्रांजिट, और हर वो कॉस्ट जो कि नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस। अब एग्जामिनर के फेवरेट्स क्या है? ये दोनों। एग्जामिनर ये काम करता है। अब आए एक आखिरी इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंपनी के एक एम्प्लॉय, अच्छा मेरी एग्जांपल्स में एक नाम बहुत यूज होगा जिसका नाम है बशीर। क्या नाम है? बशीर। भाई किसी के अब्बा भाई वगैरह का नाम तो बशीर नहीं है तो बता दें, हम नाम चेंज कर लेंगे। है क्या नाम खुद बशीर है? चले सर, क्योंकि एक दफा हुआ ऐसा कि यार मैं बशीर की एग्जांपल देता था, तो सेशन के एंड पे एक आदमी आया, बोलते हैं सर आप तो बशीर के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते थे, मेरे अब्बू का नाम है। सही है। फिर जो है मैं तो खैर नहीं, बशीर मुझे बड़ा पसंद नाम है, तो मैं कहा बशीर भाई एक हमारे एम्प्लॉइज थे, सुनना। बशीर भाई हमारे एक एम्प्लॉय थे, सपोज करें बशीर भाई इंजीनियर थे और सोर्स पे आए थे, पव्वे पे आए थे, ठंड मचाते थे, कोई उनको निकाल भी, पूरा दिन कंपनी में घूमते थे, पार्टी शार्टी ये वो। मैनेजमेंट को थोड़े बुरे लगते थे कि यार अब ये सोर्स पे आए हुए सीईओ साहब के रिश्तेदार हैं, लेकिन लोग चाहते थे वो बशीर भी काम करे, ऐसे पैसा ना ले, है ना। तो फिर हुआ ये कि कंपनी में एक प्लांट लग रहा था, लोगों ने कहा बशीर भाई
आप आजकल थोड़े से फारिग हो, वैसे तो आप बहुत काम के आदमी हो, आजकल थोड़े से फारिग हो यार। ये प्लांट लग रहा है, अब इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है, मजदूरों से काम शाम करवाना है सही से। तो आप एक काम ये करें कि बशीर भाई अब ये प्लांट के इंस्टॉलेशन को आप सुपरवाइज करें कि सही से प्लांट इंस्टॉल हो जाए, फिटिंग शिटिंग सारी चीजें ना सब आपको मजदूरों से काम करवाना है, देखना है, कोई डंडे। अब आप प्लांट की इंस्टॉलेशन बशीर भाई आपकी जिम्मेदारी। कंपनी बशीर भाई को सैलरी देती थी महीने की ₹1,00,000। बशीर भाई ये काम करते या ना करते, बशीर भाई को ₹1,00,000 की सैलरी मिल रही थी और अब भी मिल रही है। तो अब मेरा सवाल है कि सर ये जो ₹1,00,000 की सैलरी बशीर भाई की थी, अब बशीर भाई प्लांट को इंस्टॉल कराने में लगे हुए, इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करने। 3 महीने तक उन्होंने यही काम किया। ₹1,00,000 कंपनी के लिए इजाफी नहीं थे। अगर बशीर नहीं भी करता ना तो भी ₹1,00,000, और अब बशीर कर रहा है तो भी ₹1,00,000 दे रहे हैं। बट मेरा सवाल है, ₹1,00,000 क्या इंस्टॉलेशन के नाम से एसिड की कॉस्ट में जाएंगे? कितने लोग कह रहे हैं जाएंगे? बशीर की मेहनत जाया नहीं जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं नहीं जाएंगे? बाकी लोग क्या, कोई रिव्यू डिसीजन पेंडिंग है क्या? क्या है कोई मतलब सर? स्क्रीन मेरा बच्चा क्लियर है? अगर एक आध बच्चे को कुछ मसला हो तो आपका नेट का इशू हो सकता है। सर याद रखें IS 16 कहता है ये साबित कर दो कि इस कॉस्ट का एसिड के बनने से ताल्लुक है, चाहे फिर वो कॉस्ट इजाफी हो या, तो इसका जवाब है बिल्कुल जाएंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के साथ आप लोग चाहें तो लिख लें, क्या लिखेंगे? नॉट नेसेसरीली इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इजाफी। जरूरी नहीं है कि वो कॉस्ट क्या हो, इजाफी हो। अगर सर वो इजाफी नहीं हुई तो भी उसको हम एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? सर देखें, एक कॉस्ट, बशीर कंपनी का एम्प्लॉय, उसको ₹1,00,000 देने हैं, लेकिन अगर एसिड जब बन रहा था उस टाइम पे बशीर एसिड के साथ लग गया, इंस्टॉलेशन करवा रहा है। अब बशीर की जो मेहनत है वो एसिड पे लग रही है, तो वो जो बशीर की मेहनत के या बशीर के ₹1,00,000 उसको दे रहे हैं, वो भी एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर बशीर ये काम नहीं करता, वो तो आपके पास बशीर फारिग था, बशीर ये काम नहीं करता, आपको बाहर से बुला के किसी को करवाना पड़ता, तो आप बाहर से बुलाते उसको भी पैसे देते ना। तो इसीलिए अगर बशीर ने ये काम कर दिया तो अब बशीर की जो सैलरी है वो क्या होगी? एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। तो हमने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के लिए याद रखें, नॉट नेसेसरीली इंक्रीमेंटल। हैंड आउट सबके पास है? किसके पास हैंड आउट नहीं है? तो जिनके पास नहीं है उनको मैं करवा देता हूं। जब तक हैंड आउट नहीं है आप पड़ोसी से गुजारा करें। पड़ोसी याद रखें, ये पड़ोसी क्लास के दौरान, ऑनलाइन वाले बच्चों आपके पास भी ग्रुप में होगा, ये पड़ोसी आपका दोस्त है, सही है जब मैं कहूंगा, और दुश्मन है जब मैं कहूंगा। और ये पड़ोसी कभी कभी शैतान भी बन जाएगा। कैसे शैतान बनेगा? आप देखेंगे आप एक सवाल सही कर रहे होंगे और ये आपका पड़ोसी बोलेगा नहीं नहीं यार इसमें कुछ गलती है, और आपकी डायरेक्शन, मैं हमेशा कहता हूं सीए में एक दोस्त जरूर बनाएं जिसके बारे में आपको यकीन हो कि इसका दिमाग मेरे जैसा है। मतलब जिसके बारे में आप इतने कॉन्फिडेंस से कह दो, सर ने कभी कोई सवाल पूछा और उसने पहले आंसर दे दिया, आपको यकीन हो कि गलत दिया होगा। मुझसे अब तक नहीं हुआ तो इससे भी, सर ऐसा दोस्त क्यों जरूरी होता है? और वो दोस्त हो भी आपके साथ जिंदगी में और सीए में सिंसियर, क्या आपको वो सही सही बताए कि भाई हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, तूने नहीं पढ़ा। एक ऐसा सिंसियर दोस्त होना जरूरी है। क्यों? और इसमें आइडियल चीज ये है कि वो उसका जो सीआरएन भी आपके आसपास का हो, तो अगर आप लोगों का सेंटर एक ही जगह एक ही कमरे में लगे
ताकि पेपर जब मुश्किल पड़े ना तो आप उसकी तरफ देखेंगे उसकी क्या हालत है। मैंने ऐसे 4-5 लोग आइडेंटिफाई किए हुए थे सीए में, पेपर मुझे लगता था ना मुश्किल है तो मैं उनकी देखता था कोई यूं कर रहा है, सही है। और कभी कभी तो इशारे भी जो है ना हमने किए हुए होते थे कि यार पेपर वाकई में मुश्किल है तो यूं करेगा, सही है। मतलब इसका मतलब है पेपर मुश्किल है, मुझे भी मुश्किल लग रहा है भाई। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी एक ही लेवल पे, हम भी वही लेवल पे। अब 3 घंटे में जो घबराएगा नहीं वो पेपर कर लेगा। लेकिन ऐसा दोस्त तो पता चला आपको इशारे गलत दे रहा है, मुश्किल है तो वह कह रहा है आसान है। आपका कॉन्फिडेंस तो वही खत्म। अब मैं हमेशा ये कहता हूं ऐसा एक दोस्त जरूरी है जिसका दिमाग आपसे, ये बहुत जरूरी है, मतलब आपको यकीन हो कि मुझे नहीं आ रहा इसको भी नहीं आ रहा होगा, ऐसे दोस्त को ढूंढो, उसको जो है अपना सीए का बेस्ट बडी बनाओ चीजें। अब मसला ये है मेरे सीए की टीचिंग के 7 साल के तजुर्बे के अंदर मैंने जब भी लोगों को कहा है कि ऐसे दोस्त को ढूंढो तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को ऐसा दोस्त अपोजिट जेंडर में नजर आता है। ओ भाई तेरे अपने जेंडर में, सही है भाई, अपने जेंडर पे भरोसा कर। चले सर, क्लियर है मेरा बच्चा? तो सर नॉट नेसेसरीली इंक्रीमेंटल वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? वह हमेशा यही होता है कि नहीं, मैं कहता हूं भाई खवातीन को भी मैं कभी कभी कहता हूं आप कुछ चीजों को मेरी बहनों समझो, ये कभी कभी आपसे वो टॉपिक भी पढ़ लेते हैं जो इनको पहले से आता है, सही है। टाइम वेस्ट ना करें सर, आ जाएं। ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस। आए सर अब प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें और क्लियर हो। जी मेरा बच्चा बोले। जैसे एक बंदे की सैलरी 1 लाख है और जैसे 15 दिन उसने एक मशीन पे और दूसरे मशीन पे 15 दिन, तो दोनों पे 50-50 हजार। हाँ आए सर अब इधर आ जाए नौजवानों। जी मेरा बच्चा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्मेंटलिंग अभी मैंने समझाया नहीं, सिर्फ लिखा है, उसको जब वो सवाल में आएगा ना तो हम देखेंगे चीजों को। नौजवानों इधर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4 पे आपको नजर आ रहा है? आ रहा है? अदर स्टडी मटेरियल नजर आ रहा है? अब इस सवाल को आप सब एक दफा पढ़ेंगे, इस सवाल को एक मर्तबा पढ़ेंगे और फिर इस सवाल को हम सब करेंगे। पहले मैं चाहता हूं आप सब अच्छे से इस सवाल को एक मर्तबा पढ़ लें, फिर हम साथ पढ़ेंगे और मैं आपसे आपकी राय पूछता जाऊंगा और इसको खत्म। अब हमें प्रैक्टिस की तरफ आना है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं मजीद प्रैक्टिस से। सर काजी यकीनन अभी डेप्रिसिएशन पे नहीं आए होंगे, है ना? आज क्लास है सर की? सही। क्या सबने रजिस्टर को पेज नंबर कर दिया है? अभी आऊंगा सर सब पे, एक दफा अभी सिर्फ आपने पढ़ना है। जी रिजवान, चले सर अब सवाल पढ़ रहे साथ।
रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट एट विच मशीन शुड बी डेबिटेड। सर ये डेबिटेड क्यों कह रहा है, एसेट का इंक्रीज क्या होता है, कह रहा है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस का दूसरा नाम भी मैंने बताया था, रिटेल प्राइस कितनी है, तो मैंने कहा लिस्ट प्राइस लिख रहा हूं 8 लाख। इसके बाद अगली चीज क्या आ रही है, सर ट्रेड डिस्काउंट कितना है, माइनस कर दूंगा 8 लाख का 10%। अच्छा एक हमारी क्लास का उसूल, जब तक मैं ना कहूं आपने कॉपी, आपने सिर्फ समझना है और कैलकुलेटर हाथ में हो आपके, सही है सर। कॉपी बाद में करना, मैं एम्पल टाइम दूंगा इंशाल्लाह आपको, मेरा बच्चा टेंशन और घबराए नहीं। सर फिर आगे आ रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटीज। सर इसने हमें बताया है कि रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल। अब सर अगर इसने हमें नहीं बताया ना तो हमें कुछ पॉइंट्स उसूल बनाने होंगे। आईकेप कभी कभी कहता है कि भाई तू खुद अज्यूम कर, है ना, मतलब वैसे भी तू ओवर थिंकिंग तो करता है, बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेता है, रिजल्ट ऐसा होगा ये होगा, तो ये भी कर। अब आप लर्निंग आउटकम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लर्निंग आउटकम लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट ऑलवेज अज्यूम, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज अज्यूम, हमेशा जब आईकेप कुछ ना कहे तो इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट ऑलवेज अज्यूम बाय डिफॉल्ट ऑलवेज अज्यूम taxes and duties are non-refundable. Taxes and duties are non-refundable. जब आईकेप कुछ ना कहे हमेशा हमेशा अज्यूम करना है taxes and duties are non-refundable। नहीं रिजवान बेटा ऐसा नहीं, रिजवान का एक सवाल है, रिजवान में क्लास के एंड में बेटा आपका सवाल डिस्कस करता हूं ताकि पहले सवाल हम पूरा करें। सही है, मुझे याद है आपका सवाल। इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड कर दूंगा, कितनी है भाई, ओहो बहुत कम है ना। अब आगे आते हैं, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। सर मशीन है, जाहिर सी बात है बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए थोड़ा हमें गड़ा खोदना पड़ता है और उसके अंदर जाके वो इंस्टॉल होती है ना, वो साइट को प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या ये कॉस्ट जरूरी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? यस सर। साइट प्रिपरेशन कितनी है, 1000, मानते हो? हाँ, मशीन जहां पे लगेगी उस जगह का भी तो भाई प्रिपेयर करना है ना। आर्किटेक्ट फी, यस सर, आर्किटेक्ट को हमने बुलाया कि भाई देख मशीन को इस हाइट पे लगाएं, क्या करें, सही है, एक तरह से कंसल्टेंसी ऐड होगी। कितनी है भाई, कहां से मिलते हैं इनको इतने सस्ते आर्किटेक्ट? आए सर आगे बढ़ते हैं। नॉन रिफंडेबल, ये इसने लिख दी कि बता दिया नॉन रिफंडेबल ऐड होंगे, और इसके बाद कह रहा है इनकम टैक्स एडजस्टेबल रिफंडेबल, तो हमने कहा नॉन रिफंडेबल कितने, 6000। बढ़ूं क्या आगे, फिर आगे बढ़ रहा हो। सर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रास्ते की जरूरी है, कितनी है, 7000। अभी कॉपी नहीं करना। सर क्लियरिंग एजेंट कौन होता है, पिछली क्लास में बताया था, कस्टम से माल निकलवाना आपके मेरे अक्सर बस की बात, अल्लाह हमें हराम कामों से बचाए। सर एक कस्टम से एक वाकया याद आ गया, सुनिएगा। खामोशी। मैं जब बीकॉम पढ़ाया करता था, जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी 2011-12 में, तो मेरा एक स्टूडेंट था, जब वो मेरे पास पढ़ने आया ना बहुत अमीर था,
फिर आहिस्ते आहिस्ते वो मतलब गरीब होने लगा, लेकिन गुर्बत के साथ साथ खुशी भी आने लगी उसके चेहरे पे। अमीर था ना, परेशान रहता था, कभी अम्मी की तबीयत खराब, कभी। फिर एक दिन तो मुझे यार मुझे समझ में नहीं आया, जब तेरे पास पैसा था तो लगता था भाई कि तू जो है मतलब स्टूडेंट बीकॉम का 19 साल का लड़का, और माशाल्लाह जो है 150 चला रहा था उस टाइम पे, और मतलब बाइकें वाइकें भी अच्छी, सब कुछ। तो क्या सीन था? उसने कहा सर मैं ना एक क्लियरिंग एजेंट के पास काम करता था। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कस्टम से माल क्लियर करवाना आसान चीज़ नहीं है। कोई ना कोई आपके ऊपर ड्यूटी इतनी लगा देते हैं, नुकसान होते हैं। उस ड्यूटी को कम करने के लिए आप कहते हो 5 करोड़ की इजाफी ड्यूटी को देने से अच्छा है अनफॉर्चुनेटली 50 लाख की रिश्वत दे दो, तो वो ड्यूटी 10 लाख की लगाएंगे। उसने कहा सर हुआ ये कि मैं ना एक क्लियरिंग एजेंट के पास काम करता था, और वहां पर जो है ना मैं क्लाइंट्स के आते थे कि भाई हमारा माल छुड़वा दो कस्टम से। मैं वो बंदा था जो कस्टम में जाके डीलिंग करता था, उसने सर सेठ ने मुझे लगाया हुआ था, मेरी डीलिंग अच्छी थी। अब होता ये था कि यार सामने वाला बंदा जो कस्टम में बैठा हुआ है वो लाख रुपए रिश्वत मांगता था। सपोज करें मैं सेठ को बताता था 1.5 लाख, तो बोला 50,000 रुपए, तो इसने कहा 1.5-2 लाख तो सर मैं महीने के आराम से 2011-12 में 19 साल बाद कमा रहा था। और बोला सर फिर मैं कमाता था, खर्च भी करता था, और दोस्तों को भी कहता था देखो हराम का पैसा है, पार्टी दे रहा हूं, करनी है तो करो। बोला फिर जो है, मतलब फिर तू भाई तू कैसे, तूने मतलब अब मैं ये काम नहीं करता, मैंने छोड़ दिया। समझा क्यों? अब 18-20 सर गए। बोला सर एक दफा बड़ा अजीब सा सीन हुआ। बोला मैं यही डीलिंग कर रहा था, सही है, उस बंदे से जिसको रिश्वत देता था कस्टम में। ज़ोहर की अजान का टाइम हुआ, उसने कहा यार अब जो है ना हम जो भी बातचीत होगी बाद में करेंगे, पहले नमाज पढ़ते हैं, मैं जमात कराता हूँ और तू पीछे पढ़। उसने कहा पागल भाई, मैं तुझे रिश्वतें इतनी देते हुए आ रहा हूँ और अब तू कह रहा है कि तू जमात कराए और मैं तेरे पीछे पढ़ूं। उसने कहा ये तो नहीं होगा, तेरे पीछे तो जमात में नहीं, नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई। तो तू तो वैसे ही इतनी रिश्वतें ले रहा है। उसने कहा अगर तूने मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी ना, आज के बाद से तू एक भी अपना माल जो है ना क्लियर करवा ले यहाँ से, नमाज तो तुझे मेरे पीछे पढ़नी पड़ेगी। इसने कहा नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा सर वहां से मैं वापस आया, ऑफिस में रिजाइन दिया। तो वहां से मेरे दिल में कुछ हुआ कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा सर फिर मैंने वो नौकरी छोड़ी और बोला सर जब मैं था ना तो कैश का आउटफ्लो बहुत था, इनफ्लो बहुत था, मतलब 2 लाख रुपए महीने का मैं कमा रहा था। 4 भी शिपमेंट क्लियर करवा देता था तो कहीं 50 का, कहीं 40 का, कभी 60 का खांचा लग जाता था, मतलब रिश्वत में खांचा। बोला सर लेकिन जब मैंने ये नौकरी पे था ना तो कभी मेरी अम्मा बीमार है, कभी बहन बीमार है, कभी भाई बीमार है, तो जिस तरीके से पैसा आ रहा था डबल तरीके से। उसने कहा सर जब से मैंने ये काम खत्म किया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं, कोई पैसा जा भी नहीं रहा, सब माशाल्लाह सही है। तो कहने का मतलब ये है कि देखें बाज मर्तबा आप इंशाल्लाह, अभी मैं देख रहा हूँ आप लोगों 4-5 साल बाद क्वालिफाई होते हुए जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में मौका मिलेगा हराम का भी, और आपने अगर उसको मना कर दिया तो यकीन माने हलाल भी अल्लाह आपको देगा। मैंने सीए का मेरा एक पेपर बाकी था, मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया और उस टाइम पे हालात बहुत खराब थे और उसका दौर था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे वो दौर कभी है, पीपल्स पार्टी का, मतलब खत्म पे था उसका दौर, लेकिन फिर भी था। तो सर अब हुआ ये कि लोग यहाँ से भाग रहे थे, पर्चियां आ रही हैं, सब कुछ आ रही है, सही है। जुल्फिकार मिर्जा को उन्होंने छोड़ा हुआ था सब कुछ। तो मैं एक जगह बैठा हुआ था, उसने मुझे बंदे ने कहा 55,000 रुपए जॉब। अब फर्ग्यूसन की आर्टिकल जे की पेपर 55,000 रुपए उस टाइम पे भी कम थे यार। मैंने कहा, मैं थोड़ा परेशान था, मैंने कहा यार ये बहुत कम बता रहे हैं। इतने में वहीं से बैठे बैठे मुझे किसी बैंक एक वेबसाइट है, तुम लोग कभी से फेसबुक तक गए होगे लेकिन कुछ लोग होंगे लिंक्डइन का नाम सुना होगा। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेते, वहां से मुझे ऑफर आई एक बैंक की 80,000 रुपए। सही है, आपको हम जो है ना बस आप आए, फॉर्मेलिटी का इंटरव्यू होगा, 80,000 रुपए। अब आप सोचें एक बंदे को मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसको 55,000 मिल रहे हैं, वहीं से उसको 25,000 का जंप नजर आ रहा है, 80,000 रुपए की जॉब मिल रही है। मेरे दिमाग में आया कि यार चले जाता हूँ, सही है। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरे अब्बा ने एक नसीहत की हुई है बचपन से, बेटा सूद और शिर्क से बचना हमेशा। मैंने कहा यार नहीं, बैंक में नहीं जाना। आप यकीन माने मैंने उसको फोन पे मना कर दिया।
और उसके 15 दिन के बाद के इलेक्ट्रिक में जॉब आई। मैंने अप्लाई किया, 1-2 दिन में इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कितने मांगोगे, मैं बहुत बड़ा डेस्परेट था जॉब के लिए। मैंने मांगे 65,000 रुपए। कितने? और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के अंदर ऑफर लेटर दिया, उसमें 80,000 ही थे। तो मांगे मैंने 65 थे, उन्होंने कितने दिए? तो अल्लाह कभी कभी कहता है कि मेरे बंदे में तेरे पास पहले हो सकता है आजमाइश के तौर पे हराम भेजूं, अगर तूने उस हराम को ठुकराया तो यकीन रख पीछे हलाल भी आ रहा है। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं तुम्हें मौका मिलेगा, लगेगा यार हराम पे जाता हूं, लेकिन अगर आपने उसको साइड किया तो अल्लाह आपको दूसरे जरिए से हलाल इंशाल्लाह देगा। तो चलें सर, क्लियरिंग फी, कस्टम क्लियरिंग फी आएगी कितनी है सर? 9,000 मानते हो सर? अब आते हैं अगली चीज, ऑक्टराइज चार्जेस। ये क्या ऑक्टराइज चार्जेस क्या होते हैं? अजीब से नाम है ना सर, पहली दफा सुन रहे हैं सर। ऑक्ट्राइज चार्जेस छोटे मोटे खर्चे, यूजुअली ये वो खर्चे होते हैं जब आप ये समझे कि एक शहर से दूसरे शहर जब माल जा रहा होता है तो रास्ते का जो टोल टैक्सेस और सही इस किस्म के छोटे मोटे खर्चे। तो सर क्या ये आएगा? यस सर, ऑक्ट्राइज चार्जेस भी आएंगे। ऑक्ट्राइज चार्जेस कितने? 4,600। अब आगे आते हैं, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट। यस सर आएगी लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट। सर लैंड आपने साइट, तो सर साइट प्रिपरेशन तो ले ली, ये साइट प्रिपरेशन भी लेंगे और उसके भाई आपने साइट तो प्रिपेयर कर ली जहां पे मशीन इंस्टॉल हो रही है। अब उसके आसपास आपको लोगों को भी खड़ा करना है। अब आपने कहा ऐसी कोई कंफर्टेबल हो, आपने कहा वहां पर हमें लोगों को खड़ा करना है, जमीन अभी हम ना हमवार थी, आपने टाइलें शाइलें लगवा दी, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट आएगी कितनी है? 8,300। आगे बढ़ेंगे सर, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है मेरा बच्चा? 8,000, 7,800। सर फिर और आगे बढ़े, एस्टिमेट ऑफ इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? एसिड को इंस्टॉल हमने किया ना, अब नीचे तुमने पूरी साइट प्रिपेयर की, पाइप सब क्लियर किए, तो भाई अच्छे मुल्कों में कहती है कंपनी की जमीन जो है ना हुकूमत की होती है, मतलब अच्छे मुल्कों में हुकूमत ये कहती है कि जमीन हमारी है और आप इसको लीज पर लेते हैं। तो जब भी आप एसिड लगाएंगे, एसिड की एक लाइफ होती है, 15, 20, 25 साल बाद जो है एसिड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, सही है, खराब हो जाता है। कुछ चीजें खराब नहीं होती, जैसे आपकी अम्मी के जहेज की प्लेट है। उसके अलावा तो आपने देखा आपके घर के भी एसिड्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं ना सर। तो अब आपने देखा होगा अगर आपके घर के भी एसिड्स खराब हो रहे हैं तो कंपनी के भी एसिड्स खराब होते हैं, कंपनी उनको क्या करती है? डिसमेंटल कर देती है। अब डिसमेंटल करती है, उसके ऊपर एक खर्चा आता है। तो स्टैंडर्ड कहता है वो खर्चा जो तुम आज से 20 साल बाद जब एसिड को निकालोगे वापस, उसको भी आज ही एसिड की कॉस्ट में शामिल कर दो। स्टैंडर्ड कहता है होगा 20 साल बाद, लेकिन उसको भी आज ही क्या कर दो? एसिड की कॉस्ट में शामिल, क्योंकि वो खर्चा जरूरी है कानून के हिसाब से, तुम उससे बच। तो हमने कहा इसको भी हम एसिड की कॉस्ट में शामिल करते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी आई? 5,000। कितनी है मेरा बच्चा? डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है सर? एसिड को जिस जगह लगा हुआ है उस जगह से प्रॉपर्ली उखाड़ना और उस जगह को प्रॉपर पहले जैसा कर देना, सही है? या एसिड को मतलब उस पोजीशन में उतारना कि कुछ एसिड भी डैमेज ना हो, जगह का भी मजीद नुकसान ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। उसका जो इनिशियल एस्टिमेट होता है उसकी हम लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब सर ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है ये अभी नहीं बताऊंगा, थोड़े यहां पर इसने हमें निकाल कर दे दिए प्रेजेंट वैल्यू के, ये इसका एस्टिमेट है कि इतना होगा। जी बेटा, हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है बाद में लगेगी, लेकिन ये अवॉइड
एसिड लग रहा है तो अब उसको निकालना जरूरी हो गया। जब भी निकालोगे तो ये वो कॉस्ट है जो कि फ्यूचर में लगेगी, लेकिन आज जरूरी हो गई है, फर्ज हो गई है, तो इसको आज ही क्या करो, एसिड की कॉस्ट में शामिल कर दो। ये एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर में कितनी होगी, आज अंदाजा लगाएंगे। जी बेटा, पता नहीं प्लांट इस काबिल बचे कि कोई खरीदे ना खरीदे 20 साल बाद, इसीलिए उसको अभी कंसिडर नहीं करते। नहीं, कबाड़ में भी हो सकता है कि कबाड़ वाला भी बोले चल भाई नहीं ले रहा, कुछ चीजें कबाड़ी भी कहता है भाई मैं नहीं ले रहा, इसको लेकर जा। सही है, कंपनियों में आप लोग जाएंगे, खामोशी, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको आपको मतलब डिस्पोज करने के उल्टे पैसे देने पड़ते हैं भाई। कुछ केमिकल्स वाली मशीन्स होती है ना, कबाड़ी भी बोलता है मैं हाथ नहीं डाल रहा, कोई एक बंदा आता है बोलता है मैं हाथ डालूंगा, इन मशीनों का मैं डिस्पोज करूंगा, कहीं भी डालूंगा, लेकिन आपसे पैसे आए सर, आए। अब आगे आते हैं, estimate of initial cost of dismantling cost which is company is liable to cost of furniture breakdown during handling the भाई मशीन को लेकर आ रहे थे, फर्नीचर के अंदर घुस गए, फर्नीचर भाई मतलब फर्नीचर टूट गया आपका। अब क्या ये मशीन की कॉस्ट में आएगा? आपकी इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस की वजह से है। आगे बढ़ूंगा, इंश्योरेंस फॉर द ईयर, सर ये बार बार वाली इंश्योरेंस है। फिर आगे आए लाइसेंस फी फॉर दी, आपने मशीन को चलाने का लाइसेंस लिया, हर साल देनी पड़ेगी, नहीं आएगी। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, सर ये क्या चीज होती है, अब ये समझाएं भाई। आप कोई भी चीज नई लॉन्च करते हैं ना, तो वो शुरू में फायदा, जाहिर सी बात है, अब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, आपको पता है उसकी मार्केट बनते बनते बड़े खर्चे तो सारे आज से शुरू हो गए ना भाई, जगह का किराया लोग, तो वो जो लॉसेज होते हैं ना शुरू के पीरियड में, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं तो आपकी इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो आप लॉस में, ये उनकी बात कर रहा है। तो क्या ये लॉसेज आएंगे? नहीं सर, क्योंकि हमने कहा ये लॉसेस तो कंपनी ने एसेट को चलाने के लिए जरूरी थे, शुरू में कर रही, आगे जाके कमाएगी भी। तो हमने कहा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी लर्निंग आउटकम के तौर पे लिख लो। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस विल नेवर बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? एसेट की कॉस्ट में ऐड होना। इस पूरे हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड होने के लिए एक वर्ड क्या यूज होता है? कैपिटलाइज। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस विल नेवर बी। अब नौजवानों अगली चीज आ रही है, ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रोटोटाइप सैंपल। बड़े गौर से सुनना, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, टेस्टिंग चार्जेस इसका दूसरा नाम है कि भाई मुझे अगर ये मार्कर मार्केट में बेचना है ना, तो मैं डायरेक्ट इस मार्कर को इस काबिल नहीं बनाऊंगा कि भाई एक साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर दी बेच दिया। पहले मैं इसके 20 पीसेस निकालूंगा और डिफरेंट टीचर्स में बांट दूंगा कि सर आप इसको प्लीज 1-2 दिन अपनी क्लासों में यूज करें और मुझे फीडबैक दें। अब सर जो मैं पहले पीसेस होते हैं ना, हो सकता है कि इस पे मुझे कॉस्ट लगे 100 रुपए, और मैं कुछ लोगों को टेस्टिंग के लिए या तो ये फ्री में दूंगा या तो 20 रुपए में दे दूंगा कि भाई 20 रुपए में तुमको मार्कर दे रहा हूं, इसको चलाओ और मुझे बताओ कैसा है। तो सर ये एक तरह से मेरी कॉस्ट ही है, और ये कॉस्ट जरूरी है कि एसेट को फिर मैं इस पोजीशन में ले आऊं जैसा कंपनी चाहती है। हो सकता है टेस्टिंग के बाद पता चले किसी टीचर ने कहा सर ये मार्कर की निब आपकी थोड़ी मोटी है, इसको थोड़ी पतली करें, फिर मैं पतली भी करूंगा। तो ये कॉस्ट जरूरी कॉस्ट है ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो इसको हम टेस्टिंग के नाम से या ट्रायल के नाम से ऐड करेंगे। कितना आ रहा है सर? ये इसने हमें दिया हुआ है 4000 - 2100। ये बता रहा है कि 4000 मेरी इस पे खर्चा हुआ
और 2100 के जो मैंने मार्कर बनाए थे, सपोज करो इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनाया था वो बिका, तो नेट अगर मैं लगाऊं तो 1900 रुपए मुझे टेस्टिंग में खर्चा हुआ है ना। खर्चा कितने का हुआ? नेट तुमने कहा मैं आइसक्रीम सर बनाना बेचूंगा, लेकिन हमने कहा पहले आइसक्रीम को टेस्ट तो करवाऊं दोस्तों में, ये वो सही है। अब आप क्या करें, आपने आइसक्रीम बनाई घर पे और आप केएनएस के बाहर आ गए और लोगों को 5-5 रुपए में आपने, हालांकि आपकी आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी थी 10 रुपए, आपने लोगों कितने में बेची 5 रुपए। आपने 100 लोगों में ये अगर आइसक्रीम बेच दी तो आपने कहा 5 रुपया पर आइसक्रीम मुझे लॉस हुआ है 500 का, है ना। आपने कहा मुझे रेवेन्यू, मेरी कॉस्ट आई थी 1000 रुपए की और मुझे रेवेन्यू मिला 500 का, तो 500 रुपया मेरा नेट लॉस है। वही है 4000 हमारी लागत आई थी सैंपल बनाने में, वो सैंपल बेचा कितने में 1900। नेट वो अमाउंट है जो कि हमें नुकसान हुआ है, उसको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। जी बेटा, और उसका नुकसान हो गया, मतलब जैसे कोई वेट उठाने वाली गाड़ी या लिफ्टिंग वाली गाड़ी, उसका सामान टूट गया, तो टेस्टिंग की कॉस्ट उसके डैमेजेस को जो इंप्लीमेंट्स कर। बहुत अच्छा भाई, इस वजह सवाल है कि भाई यूनिलीवर ने एक शैम्पू निकाला, लोगों का टेस्ट करो, लोगों ने लगाया बाल ही गायब। अब लोगों ने कहा चल भाई आ जाओ यूनिलीवर के खिलाफ केस करते हैं। जो केस के पैसे हैं क्या वो इसमें आएंगे? नहीं सर, वो इसमें नहीं आएंगे, वो उसको हम एज एन एक्सपेंस के तौर पे शुमार करेंगे। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई ये छोटे मोटे खर्चे, और कंपनी कभी भी इस तरीके से भाई टेस्ट नहीं करती कि अगले की गाड़ी उठवा दी, सही है। कब पहले कंपनी करेगी अपनी गाड़ियां उठवाएंगे भाई, ताकि कुछ भी हो। जी बेटा, इनिशियल भाई कंपनी जो कोई भी नया प्रोडक्ट तुम लॉन्च करते हो, तुमने आइसक्रीम का काम शुरू किया, अब तुम महीने के 10,000 का नुकसान कर रहे हो शुरू के 6 महीने, उसके बाद कमाओगे, तो जो तुम 10,000 का नुकसान कर रहे हो वो क्या है? इनिशियल। उसने कहा ये एसेट की कॉस्ट में, ये तो बिजनेस की एक नेचर है, शुरू में क्या होता है। सर अगली चीज क्या आ रही है मेरे पास मेरा बच्चा, क्या ये कॉस्ट आएगी? सर अपने पास नोट कर लें, एडमिन कॉस्ट विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। इसी सवाल के ऊपर, एडमिन कॉस्ट विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड unless admin cost will never be capitalized unless it is mentioned in question, unless it is mentioned in question that it is directly attributable, that it is directly। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, एक रिक्वेस्ट है, जिसके पास हैंड आउट है वो ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूं ना, इसको हैंड आउट पे लिखो। सर क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि आप आखिरी दिन जो है ना हैंड आउट को देखोगे, आपने देख लिया सर ने इसमें 4 बातें बताई हैं, अब आपको हो सकता है ये पूरा सवाल वापस देखने की जरूरत ना पड़े। सही है, रजिस्टर्ड पे कोशिश करें इसको। आप टोटल बता दो भाई कितना हुआ। कॉपी कर लिया? जिन्होंने नहीं किया जल्दी से 2 मिनट में कॉपी करें। हैंड आउट के नजीम हस्तियों के पास नहीं है, फिर से हाथ उठाएं। सर ये टेस्टिंग भाई टेस्टिंग और ट्रायल डायरेक्ट हमने कहा ना, हम प्रोडक्ट मशीन का बेच नहीं देते मार्केट में। जैसे इसने बताया मसले होंगे भाई, लोग केस कर देंगे, तो हम पहले ट्रायल करते हैं। सर ये भी तो इनिशियल ऑपरेशन है? नहीं, ये इनिशियल ऑपरेटिंग तो होता है, मशीन ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है शुरू में खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है। नहीं, काम नहीं शुरू किया, ये तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए लाए थे मार्कर बनाने के लिए, मशीन मार्कर सही बना भी रही है या नहीं बना रही। सर काम की कॉस्ट तो वही होता है जो उसको प्रोडक्शन तक आने में हेल्प करे। हाँ नहीं, प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्शन? जिसमें कंपनी चाहती है, कंपनी इसको टेस्ट करना नहीं चाहती, कंपनी चाहती है एक प्रॉपर मशीन चल पड़े तो फिर रुके नहीं, लेकिन उससे पहले कंपनी एक दफा ट्रायल रन करके देखती है। वो कॉस्ट है कि भाई ट्रायल प्रोडक्शन कर लें, उसके बाद। अब सुनना, कभी कभी तुम किसी गए हो ना उसमें बिल्डर के उसमें ऑफिस में कहीं जाओगे इंशाल्लाह ऑडिट में, तो बिल्डर भाई पता है क्या करते हैं? बिल्डर भाई जो है, आप इंशाल्लाह जरूर बहुत सारी फर्म का ऑडिट फर्म है उसका, तो ऑडिट पे जाए, वो ना एक सोसाइटी बनानी होती है ना, तो लाजमी पहले उसका जो है ना एक पूरा बड़ा सा एक गिलास का प्रोटोटाइप वो बनाते हैं
कि पता तो चले बन के कैसे होगी, कौन सी रोड क्या होगी क्या होगी। पता चला सोसाइटी बना दी, आगे से 6 गलियां बंद। तो इस किस्म की चीजें, मतलब बहुत बड़ा काम करना होता है ना, तो पहले उसको टेस्ट करते हैं। कोई नया रोबोट बनाना होता है ना, तो ऐसे एकदम से बड़ा नहीं बना देते, छोटा बनाते हैं, उसके अंदर वही टेक्नोलॉजी डालते हैं कि भाई ये चल रहा है कि नहीं। यूनिलीवर को नया शैम्पू जैसे बनाना है तो पहले उसकी छोटी छोटी बोतलें बना के लोगों को देंगे, तुम टेस्ट करो। जी बेटा, कोई सवाल कोई और था? ये बात इनकम टैक्स ये ऐड नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि कंपनी ने कहा कि एडजस्टेबल का मतलब ये है कि हुकूमत ये आपको वापस दे देगी। आज आपको टैक्स देना है, हुकूमत या तो आपको वापस दे देगी या साल के एंड पे कंपनी के जो प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा उसमें से माइनस कर देगी, एडजस्ट कर लेगी। जी सर, अगर ड्यूरिंग ट्रायल अगर प्लांट में कोई मसला आ गया, कोई फॉल्ट, उसको सही करेंगे, उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। जी ऑक्ट्राई चार्जेस, छोटे मोटे टूल के चार्जेस हो गए, माल आ रहा है, ड्राइवर लेकर जो है कराची से लाहौर पहुंच रहा है, टूल के चार्जेस, ड्राइवर कहेगा कि यार मुझे ट्रांसपोर्ट के दौरान टूल पैसे देने पड़े, छोटा मोटा चालान हो गया, ये सब चीजें, वो सब लगाते हुए डैमेज हो जाए जो मशीन है उसका वो भी ऐड नहीं होगी। भाई आपने गलती से लगा क्यों रहे हो? सर यहाँ से मुझे टेस्टिंग ट्रायल से आया, पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल फूड्स, आप सबने सुना होगा है ना। नेशनल फूड्स में एक खातून है जिनकी जॉब ये है कि नए नए जो मसाले बनते हैं उनसे खाने पकते हैं और उन खानों को वो टेस्ट करके बताती हैं कि ये इस मसाले में ये चीज सही थी, ये चीज। उनके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं। दुनिया भर में जो अम्यूजमेंट पार्क्स बनते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स में लोगों को जॉब दी जाती है कि भाई तू स्लाइडें ले लेके बता कि ये कैसी है, इस पे लग तो नहीं रहा है। ये सब भी सर, ये सब भी दुनिया में जॉब्स है कि भाई ये सब काम करने के भी पैसे अबे ये तो कंपनी का नॉर्मल कॉस्ट है ना। शान मसाला वाले बना रहे हैं, बोला भाई एक खातून को रख दिया कि जिनको जो बता सकती हैं कि भाई ये मसाले में ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब। तो वो तो एसिड नहीं, वो तो वैसे ही उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। हाँ, स्लाइड के केस में जो बंदा नया अम्यूजमेंट पार्क बन गया, जैसे अभी हमारा कश्मीर पार्क हो गया है, इसके साथ पहले ही केस कुछ खराब हुआ। अब इन्होंने कहा इसको जो है, जो अस्करी पार्क था पुराना, अब इन्होंने वापस एसिड वैसिड लगाए बनाए। इन्होंने कहा अब जो बंदा झूले झूल रहा है, चेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि झूले झूलने की उसके शुरू के महीने की कॉस्ट क्या हो जाए, कैपिटलाइज, किस नाम से, ट्रायल रन। तो दुनिया भर में सर ऐसी जॉबें भी कि खाते जाओ और कमाते जाओ। पर इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चेक भी करते हैं भाई ये जो फीडबैक दे रहा है या दे रही है, ऐसा तो नहीं इसको लग रहा है कि बहुत फीका खाना है, अगले की हालत टाइट, उसके कानों से धुएं निकल रहे हैं खाना खा के, और ये कह रहा है कि मसाला ही। आपको पता है, हम जब मैं उसमें नेशनल फूड्स का मैंने ऑडिट किया तो एक केस स्टडी हुई थी। नेशनल फूड्स पंजाब में छाया हुआ है, जो पंजाब वाले बच्चे देख रहे होंगे, नेशनल फूड्स वहां पर छाया हुआ है। कराची में शान है और एक्सपोर्ट भी शान की ज्यादा है, तो क्योंकि जो कराची के लोग हैं वो तीखा खाना पसंद करते हैं और पंजाब के लोग थोड़ा सा फीका। अब नेशनल फूड जो है ना, चीजों का सही से ख्याल रखता है कि भाई ये चीज इतनी हो, ये सेहत के लिए, ये वो। शान कहता है कि जायका अच्छा होना चाहिए, है ना सर। शान कहता है जायका अच्छा होना चाहिए, बाकी हेल्थ जाए। मतलब घर में अम्मी आपको जितना भी अच्छा खाना साफ सुथरा बनाकर दे, लेकिन आपको बाहर के खाने की चाह ही अलग। उसके लिए किसी ने कहा है कि जितना गलीज उतना लजीज। पराठे में जब तक पठान भाई का पसीने का नमकिया शामिल ना हो, आपको थोड़ी समझ आएगा। चले सर, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? तो सर अब आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, मेरा बच्चा, मैंने जैसे बताया कि शुरू में खर्चे आते हैं, प्रोडक्ट अपनी कैपेसिटी। भाई फॉर एग्जांपल, अगर अभी एक सी इंस्टीट्यूट कोई खुला और उसने कहा कि मैं अभी से कमा लूं, बहुत मुश्किल है सर, आहिस्ते आहिस्ते वो कमाएगा, उसके ज्यादा उसकी क्या होगी, फीस रेवेन्यू कम होगा और एक्सपेंसेस
ज्यादा होंगे, ये होते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। सर एडमिन कॉस्ट किसको कहेंगे? एडमिन कॉस्ट क्या होती है? सर एडमिन कॉस्ट होती है कि कंपनी में, फैक्ट्री में काम हो रहा है, प्लांट लग रहा है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हेड ऑफिस में बैठे हुए पिज्जा खा रहे हैं, आपकी सैलरी, आपके पिज्जा की कॉस्ट, ये सारी की सारी क्या है? एडमिन कॉस्ट। ये कैपिटलाइज नहीं होती जब तक लिख के ना दे दे। क्या लिख के ना दे दे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। जी मेरा बच्चा, वो सब भी ऑक्ट्राई चार्जेस। मेरा बच्चा ऐसे तो पता नहीं तू किन किन चीजों में पहुंच जाएगा। आए सर, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। नौजवानों खामोशी, क्वेश्चन नंबर 5। ये 1994 का सवाल था, जब आपके अम्मी अब्बू की भी शादी नहीं थी, है ना सर? तब उस जमाने में 8 नंबर के लिए आईकेप क्या पूछ रहा था? ये सवाल। अब अच्छा एक चीज याद रखना मेरा बच्चा, एक चीज याद रखना, पुराने जमाने के जब हम सवाल करेंगे ना, तो आपका पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ईमान उठता जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या पढ़ के पास हुए? सही है, सही है। तो नहीं, मैंने सीए किया है 2014 में। ये 1994 का सवाल जो है, ये 1994 का सवाल 8 नंबर का सवाल है। यकीन मानो इस वक्त आप लोगों के आने के बाद दुनिया में चीजें इतनी मुश्किल हुई हैं कि ये सवाल अब 2 नंबर का भी नहीं आएगा। लेकिन ये 1994 में कितने नंबर का आया? चेस कंपनी परचेज अ न्यू कंप्यूटर फ्रॉम फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। लिस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर कितनी है? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू चेस, कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर पेमेंट विद इन 3 डेज। इसका कुछ करेंगे? इंश्योरेंस ऑन द कंप्यूटर पॉलिसी कवर डैमेज फ्रॉम वेंडलिज्म, फायर, फ्लड एंड सल्टेन। सही है सर? सर वेंडलिज्म क्या होती है? कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई। सही है सर? एम्प्लॉयज की लड़ाई हुई, कंप्यूटर एक के सर पे दे मारा, वेंडलिज्म। सर्टेन अदर डिजास्टर। सही है? 3 साल का कॉस्ट ऑफ 1 ईयर मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ रीवायरिंग नीडेड टू प्रोवाइड। तो हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। मैंने कहा ना बेटा, जितना पुराना हो गया ईमान उठता। भाई लिस्ट प्राइस कितनी थी? 1 लाख। क्या माइनस करोगे? कितने का था? कितना हुआ? और डिवाइडिंग कॉस्ट कितनी है? 490,420। ये 1994 का सवाल कितने नंबर का था? अब अगर आपको कोई सीए पुराना मिले ना, पहले पूछना कब क्वालिफाई हुआ है, और अगर 2000 से पहले क्वालिफाई हुआ है खामोशी। चलें सर, अब आगे बढ़ेंगे। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? जी मेरा बच्चा। सर एडमिन कॉस्ट होती है, एक होता है फैक्ट्री में काम हो रहा है, लेकिन फैक्ट्री में जब काम हो रहा होता है तो एडमिन में, हेड ऑफिस में लोग बैठे हुए होते हैं, वो उनकी सैलरियां भी हैं। और अब एडमिन देखे, एडमिन जो है ना, एडमिन एक्सपेंसेस होते क्या है? सुन ले खामोशी। सर एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं कि एक तो होता है कंपनी में, फैक्ट्री में काम हो रहा है, फैक्ट्री के लोग अलग बेचारे प्रोडक्शन वाले काम कर रहे होते हैं, एडमिन वाले ऑफिस में होते हैं, वो फाइनेंस देख रहे हैं, वो एचआर देख रहे हैं, वो आईटी दे रहे हैं।
अब उनकी जो कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं भाई डिस्ट्रीब्यूट तो होनी है ना हर कब उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। तो एडमिन कॉस्ट वो होती है जो फैक्ट्री के अलावा हेड ऑफिस में या कहीं आपका जो है कंपनी की किसी और ब्रांच वगैरह में काम हो रहा होता है जिसका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता। सही है सर। तो बाज मर्तबा सवाल में ये भी देता है कि ये एडमिन कॉस्ट है, सही है, लेकिन उसको आपने कंसिडर जब तक ना किया ना कहे डायरेक्टली। अब सर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का आपने एक सवाल देखा और अब जो अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, ये स्प्रिंग 2013 का सवाल है, ये भी 8 नंबर का है। स्प्रिंग 2013 का सवाल है, इसका भी सिर्फ आपको एक पार्ट करना है। कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी कैपिटलाइज्ड। आए सर इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? क्विज क्यों लिखा है सर आपने इसके आगे? क्योंकि ये एक तरह से आपका भी क्लास का क्विज है जिसको अभी आपने पढ़ना है। देखिए सर एक चीज क्लास में सीखना है, पेपर में कैसे परफॉर्म करना है। और यकीन माने क्लास में सवाल करते हुए गलती से आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि ये ना आपकी जिंदगी की पहली गलती और ना ही आखिरी होगी। सोचे तो सही, इससे पहले आपने कैसी कैसी गलतियां की हैं, उनमें से बहुत सारी तो किसी को बता भी आपका और अल्लाह का मामला है ना सर। तो भाई गलती से सब गलतियां करते, तो आपने गलती से डरे बगैर कोशिश ये करनी है खुद से। 8 नंबर का सवाल है, ये आपसे 5 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए, ये समझते हुए कि आपका पड़ोसी शैतान है, ये आपको बहकाएगा। उससे पूछे बगैर जो समझ में आए सवाल पढ़ें और करना शुरू कर दें। और मुझे एसिड की कॉस्ट बताएं। लेटर ऑफ क्रेडिट पिछली क्लास में पढ़ा था ना, लेटर ऑफ क्रेडिट सही है, इंपोर्ट होता है तो उसकी गारंटी होती है, जरूरी होता है। ये गलती से नहीं डरना सर, सब ने कोशिश करनी है मेरा बच्चा। ओनली डस्टेड, ओनली डस्टेड या परेशान हो गए? इजी है, देख गलती से नहीं डरना। शुरू में गलतियां, भाई देखो जो बच्चा क्लास में गलती नहीं करता ना वो पेपर में करता है, क्योंकि पेपर में वो पहली दफा चीजें कर रहा होता है। तो सर याद रखें, सीए में अगर कामयाब होना है क्लास में गलती करने से डरना ये सवाल अच्छा सवाल है और आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह इसके अंदर इम्पैक्ट भी है। आए सर सवाल पढ़ रहे हैं या कर रहे हो तुम लोग? 1 मिनट चाहिए? अच्छा कॉस्ट बता फिर मुझे कितनी आएगी? 290। सर डिस्कशन ना करें, ये अभी आप पड़ोसी से पूछ रहे हैं, पेपर में ये पड़ोसी आपके साथ थोड़ी होगा। हाँ जी हो गया कंफर्म पक्का? कितने लोग अपने आंसर पे इतना श्योर हैं कि अगर गलत हुआ तो आप कहेंगे कि सर अगली क्लास में मैं पूरी क्लास को ट्रीट दूंगा? है कोई इतना श्योर? मतलब अगली जो हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को, चल फांटा कैंडी बांट देना है, श्योर है तू? चले जी बड़े आगे।
सर सबसे पहले देखे हमने, मैंने शुरू में आपको बताया था मेरा बच्चा, मेरी एक कोशिश होती है कि आप सबको ये सिखाऊं क्लास में पेपर में परफॉर्म कैसे करना है। पूरे सीए का कोई भी पेपर हो, कॉस्टिंग एक्सेट्रा, सबसे पहला काम टैक्स का, उसमें आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। इसकी रिक्वायरमेंट में हमें क्या निकालना था? जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग आपको एक मैप दे देता है कि भाई ये चीजों को ज्यादा गौर से पढ़ना है। और दूसरा काम डेट्स को अंडरलाइन करना है, पेपर में भी और यहां भी कह रहा है अम्मार इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट्स एंड हिज फैक्ट्रीज इन कितनी डिफरेंट सिटीज? 2। On 8 November 2011, he bought a new state-of-the-art plant from Krones Incorporation, USA. The invoice value of the plant was rupees 250. Other relevant details are as follows. Cost of import करवाया प्लांट। LC ओपनिंग चार्जेस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 6। LC चार्जेस कितने हैं भैया? 1 मिलियन। उम्मीद करता हूं इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। इंपोर्ट ड्यूटी कुछ बताया है हमें, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल? तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करते हैं? कितनी है? इंपोर्ट ड्यूटी कितनी आई? खामोशी क्यों तुम लोग भाई पीछे देख रहे हो इतना? सर तीसरी चीज, सेल्स टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट। को मैंने कहा अभी सेल्स टैक्स दे दो, जब तुम माल प्रोड्यूस करोगे उसके बाद रिकवर कर लेना, वापस दे देना, सही है? मशीन तो क्या लेंगे? नहीं सर, एडजस्टेबल और उसमें रिफंडेबल की नेचर है। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यस सर, क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? 5 मिलियन। कितने लोग यहां तक बिल्कुल सही जा रहे हैं? विकटे तो आप गिरेंगी, आए इंशाल्लाह नहीं गिरेंगी। वैसे क्या क्या आंसर आ रहा है? 292.5, ठीक है, 293, 292 अभी आएंगे ना। कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन, अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट को। भाई हमने कहा कि तू बता क्या करे, कैसे, क्या ये आएगा? सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। लेकिन कह रहा है अबव इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग। तो हमने कहा सर कंसल्टेंट का लेंगे, सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क वाला अमाउंट भी। हमने कहा कंसल्टेंट कितना है? 2 मिलियन, ऐसा ही है। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल कितना है? -. सर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर इसने गौर से पढ़े, अंग्रेजी पढ़ो। कह रहा है अबव इंक्लूड्स, अबव क्या है? सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। इसमें शामिल है क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू। तो सर ये 3 मिलियन पूरा नहीं आएगा। यार एक हैंड आउट दे दो ना मुझे। किस किस के पास नहीं है हैंड आउट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ एक भी रहे ना, 10 कॉपियां करवा ले जैसे। अबव इंक्लूड क्या शामिल है इसके अंदर? 0.8। तो सर ये 3 मिलियन के अंदर डैमेज वाला भी शामिल था, आपको 0.8 माइनस करना था। 2. कितनी विकटें अभी भी सलामत हैं जो गिरी नहीं है? और जिन्होंने 3 पूरा लिया है और 0.8 वो लर्निंग आउटकम लिखेंगे। सवाल गौर से पढ़ या अंग्रेजी अच्छी कर, है ना? ये मसला था, आपने सवाल गौर से अबव इंक्लूड, ये चीजें मेरा बच्चा, ये चीजें थोड़ा सा देखो क्लास में प्रैक्टिस करनी है, पेपर में भी आप ये गलतियां करके आ जाते हैं।
इन पे काबू पा लिया तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। चले सर, फिर कह रहा है प्लांट वॉज रिसीव्ड एट द साइट ऑन 1 Feb 2000। द इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ 6 million की कॉस्ट आई। नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन वर रुपीज 1.2 million। क्या करूंगा? ट्रायल रन के नाम से कितना आएगा? हमने कहा 6 million की कॉस्ट थी, 1.2 क्या था उसका? रेवेन्यू था। तो नेट कितना आया? कितने लोगों ने फिगर सही निकाली थी? 4.8। सर अगर ये लॉस तो नेट हो जाता। वैसे ऐसा कभी होता नहीं प्रैक्टिकली। कंपनी जब भी ट्रायल करती है ना, तो ट्रायल का प्रोडक्ट फ्री में देती है या बहुत कम पे देती है। ऐसा नहीं होता कि ट्रायल में ही कमा लिया, समझा? आईकेप भी ना कभी कभी वो चीज देखता है कि भाई वो सवाल पूछूं जो के। अब आए सर, सबकी तवज्जो इधर। अगला पॉइंट, कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 May 2000। During the period in which the plant was installed, admin and general heads overheads increased by 1 million as compared to previous। क्या करेंगे? नहीं, एडमिन जब तक लिखे नहीं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अब सर ये जो अगला पॉइंट है ना, सारे के सारा आप समझे कॉन्सेप्ट इसका है अगले पॉइंट का। मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट आपके पास है, यहां पर फिर पता चलेगा कितने लोगों ने सवाल सही से पढ़ा और कितनों ने। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज 2.5 लाख पर। ही contributed 30% of his time in supervising the। कितना अमाउंट यहां पे लूंगा? सर आपको ये तो पता है ना कि मिलियन, अगर मुझे 1 लाख को मिलियन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई तो 0.1 मिलियन। मिलियन में 6 0 है ना सर? किसी को ये भी नहीं पता हो तो पूछ ले, शर्माए बगैर। अब इधर देख ले मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। अब इधर देखेंगे सर, कितने लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख का 30% 75,000 बोले तो 75,000 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन 0.075। कितने लोगों ने ये अमाउंट निकाल ली थी? और गलत है। सवाल गौर से पढ़ो। 3 महीने इंस्टॉलेशन चली है, ये 1 महीने की सैलरी है। सर सवाल को पढ़े। नौजवानों इधर देखो, अगर आप पॉइंट 3 पे जाएंगे, कह रहा है प्लांट वॉज रिसीव्ड एट साइट ऑन 1 Feb। 1 फरवरी को प्लांट आ गया था। और फिर आगे क्या कह रहा है? कमर्शियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई है? 1 मई को। तो सर फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हुई है इंस्टॉलेशन। और फिर जो ये मैनेजर था, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज 2.5 लाख पर मंथ। ही कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। तो आपने 75,000 तो सही निकाला कि 2.5 लाख में से 30% खाली इसने किया है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया। तो आपने कहा कहीं ना कहीं सब बोल्ड हुए, ऐसा है? बस ये आईकेप कहता है, बोलता है बेटा 1 बॉल से तो बच जाओगे, दूसरी बॉल भी ऐसी फेंकेंगे। सर 0.225। इसके बाद आखिरी चीज क्या है सर? इसके बाद आखिरी स्टाफ ट्रेनिंग क्या ही आएगी? तो टोटल कितना आया? 290 पॉइंट। कोई है जिसका पूरा सवाल सही हुआ? पूरा
फिर आप लोग समझ रहे हैं आईकेप को। मैं शुरू से कहता हूं भाई, ये है ना आईकेप 1,44,00,000 साल के खर्च करता है 8 पेपर्स के बनाने पे। कितने के? 8। मतलब जब तक, अब तो खैर आइए भी नहीं, अब तो पीआरसी वाला अलग सिस्टम है। जब 4 जो अकाउंटिंग के पेपर हैं 6 महीने और 6 महीने, 8 पेपर बनाने पे कितने खर्च करता है? 1,44,00,000। तो उसको पता है कि तुम कहां गलती, तो कोशिश ये करो कि अब ये ए लेवल्स की तरह का गेम नहीं है, ये इंटर की तरह का गेम। ये कहीं ना कहीं शरारतें डालेगा, लेकिन अगर आप क्लास में प्रैक्टिस करते रहे तो इंशाल्लाह ये शरारतें हो जाएंगी। सर इसका लर्निंग आउटकम लिखेंगे, सब सवाल गौर से पढ़ें, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरलाइन डेट्स एंड पीरियड्स। Read question carefully and underline dates and periods। क्या मेरा बच्चा, मैं यहां तक क्लियर हूं, वो भी क्रिस्टल वाला? अब सर एक छोटा सा आपको और कॉन्सेप्ट दूंगा जी। आंसर सबको प्लस क्या है? एक आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर। 2 तरह के हमारे पास, वैसे तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि अब आप ये वैसे पीआरसी लेवल, कोई हमारे पास ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसने अभी पीआरसी के पेपर दिए नहीं, लेकिन उससे पहले वो कैफ की क्लास लेने आ गया है? ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, अगर अभी है नहीं, मतलब क्योंकि देखें एक थोड़ी सी संगीन सूरत हाल हमारे मुल्क में आपको अब पता होना चाहिए। पीआरसी जो है उसके अभी नई स्कीम अप्रूव हुई नहीं है, और नई स्कीम अप्रूव हुई नहीं है जब तक वो आईकेप के पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होंगे बाई लॉज, तब तक जो है एएफसी पीआरसी ऑफिशियली हो नहीं सकता है। जब पीआरसी ऑफिशियली नहीं हो सकता तो उसके पेपर भी, और 27 तारीख को अब जो इजलास था शायद 28 को हो गया, इसके एजेंडा में ये चीज नहीं है। और अगर इमरान खान साहब चले गए तो पीआरसी वाले भी गए, मतलब फिर वो उनकी अगली फिर मोस्ट, अगर हुकूमत जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर उनके पेपर होंगे। नया क्या होता है, किस हिसाब से होता है, जून जुलाई अगस्त जब भी होगा, फिर उनके सितंबर में फिर वो अगली दफा के कैफ में आएंगे। सही है? और आप लोग जो है सही है, और अगर पेपर ही नहीं हुए तो वो बस पार्टी करेंगे। फिर मेरी एडवाइस है कि वो फिर जो है ना 4 जो ग्रुप ए के पेपर है सारे के सारे एक साथ तैयार करें, और फिर वो अगले मार्च में उसकी तैयारी करें। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये बहुत जल्द आपकी जो है, आईकेप इतना हल्की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आईकेप का जो करंट प्रेसिडेंट है वो काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पीआरसी जो है वाली चीज अप्रूव हो जाएगी, और बच्चों के अप्रैल में या मई में पेपर हो जाएंगे। चलें सर अब आगे बढ़ेंगे। वो बच्चे जो रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हो बच्चा, वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हैंड आउट या ग्रुप में ऐड होने के लिए। रेवेन्यू और कैपिटल, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरलाइन डेट्स एंड पीरियड्स। बस सर अब सुनना, सबकी तवज्जो इधर। सर ये एक्सपेंडिचर का मतलब वो नहीं जो कि तुमने पढ़ा हुआ है पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस। यहाँ पे कह रहा है जब कंपनी के जेब से पैसा जाता है, खर्चा होता है, तो उससे कंपनी को 2 तरह के फायदे होते हैं। एक रेवेन्यू नेचर के फायदे होते हैं, एक कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब होता है बेनिफिट फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स और इक्वल टू
12 मंथ्स, मानते हो? और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ये कहीं ना कहीं सर, अब तो खैर आप लोग आखिरी बच्चे हैं जिन्होंने एफसी पढ़ा है, उसके बाद जो बच्चे पीआरसी में आएंगे तो वो ये शायद बेसिक सी चीजें पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। रिजवान बेटा, थर्ड पॉइंट में 6 मिलियन की कॉस्ट थी और 1.2 मिलियन के रेवेन्यू था, तो नेट 4.8 आया। अब्दुल रहमान, वहां एसेट कैपिटल जो खर्चे होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी का कोई सवाल हो तो मेरा बच्चा और भी पूछ सकता है। बेटा एडमिन खर्चे की बात कर रहे हैं पिछले सवाल के 4 पॉइंट में कि भाई एडमिन नेचर के खर्चे थे, एडमिन नेचर के एक्सपेंडिचर्स थे, वो हुए हैं जब प्लांट बन रहा था, तो हमने कहा उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते। चले मेरा प्यारा बच्चा, अब आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, आज जाने की जिद ना करो। एक शेर याद आ गया जॉन एलिया का। मेरा एक मशवरा है तुझे इल्तिजा नहीं, मेरा एक मशवरा है तुझे इल्तिजा नहीं, हो सके तो अभी मेरे पास से जा नहीं। चले सर, रिक्वायरमेंट, क्लासिफाई ईच ऑफ द अबव एज कैपिटल और रेवेन्यू। पेज नंबर आ जाएंगे 5 ऑफ द एंड आउट। पेज नंबर 5 हमने निपोन वाला सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर्स का, ऑटम 2002 का। इसका बी आ रहा है, इसका पार्ट बी है, कह रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द अबव एज कैपिटल और। अब सर इसमें पहला पॉइंट आ रहा है, इंटरेस्ट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय निप्पॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज लैंड सर्वर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो कि आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देंगे। रेवेन्यू जो कि 1 साल। अब सर जो इसका पहला पॉइंट है ना, इसके आगे लिख लें IAS 23, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। बोरोइंग कॉस्ट, उस जमाने में पेपर मुश्किल आते थे, एक के साथ दूसरा स्टैंडर्ड मिलके आता था, तो आपको पता है 2002 में तो चीजें, फिर आप पैदा हुए और चीजें और मुश्किल हुई। तो पहले पॉइंट के आगे क्या लिख लेंगे? IAS 20 पेज नंबर 5। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर यूज विद दिस सर्वर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? सर कैपिटल 1 साल से ज्यादा फायदा देगा ना, सर्वर 1 साल से ज्यादा चलता है। कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन निप्पॉन लिमिटेड। सर ये कैपिटल है या रेवेन्यू? सर ये कस्टमाइजिंग क्या चीज होती है? ऑल्टरेशन करवाना। आपने कुर्ता लिया, आपको लूज हुआ, आपने क्या कर दिया? ऑल्टर। भाई कंपनी ने कहा सॉफ्टवेयर, आपने कहा सर मेरा अपना व्हाट्सएप होगा, मेरा अपना व्हाट्सएप होगा जिसके अंदर सीन ये होगा कि मैं लोगों के लास्ट सीन भी देख सकूंगा, मैं लोगों का ऑनलाइन भी देख सकूंगा, लेकिन कोई मेरा ना देख पाए। अभी आप अपना अगर ऑनलाइन मोड या लास्ट सीन बंद करें तो अगले का भी बंद, आपको भी ना, लेकिन आप चाह रहे हैं तो अब आपने व्हाट्सएप को मार्क से जकरबर्ग को कहा कि भाई ये काम कर दे। और क्लासिक, तो ये आप क्या करवा रहे हैं? कस्टमाइज। तो सर जब कस्टमाइजेशन कराते हैं तो इस व्हाट्सएप का आपको फायदा आज कल में होगा या जिंदगी भर रहेगा? जिंदगी भर। तो ये कौन सा सॉफ्ट वो है खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा, कॉस्ट ऑफ पेपर यूज बाय प्रिंटर। इसका फायदा 1 साल से ज्यादा होगा या 1 साल तक?
कम होगा भाई, पेपर है यार, है ना। तुम्हारे हाथ में जो ये रजिस्टर है ये सब 1 साल में खत्म हो जाएंगे, 6 महीने में, है ना। फिर कह रहा है वेजेस ऑफ सर्वर ऑपरेटर्स, सर रेवेन्यू, क्योंकि ये भी वेजेस भाई, जिसको आज दे रहे हो वो इस महीने काम करेगा, अगले साल तक थोड़ी काम करेगा। कॉस्ट ऑफ कार्ट्रिज यूज बाय प्रिंटर, सर रेवेन्यू, क्यों सर, कार्ट्रिज भी खत्म हो जाती है 1-2 महीने में। कॉस्ट ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा रैम, रैम से स्पीड तेज होती है, कैपिटल। कॉस्ट ऑफ सीडीज, पुराना जमाना था सीडीज की बात कर रहा है ना, अब आप लोग कहां सीडीज पे जाते हैं, है ना। तो सीडीज यूज ड्यूरिंग दी ईयर, ये कौन सा है, रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ एडिंग मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड टू लेन सर्वर, ये क्या है सर, कैपिटल। अपग्रेड क्या होता है, नया वर्जन। आपके मोबाइल का एंड्रॉइड अपग्रेड होता है ना सर, अगर एंड्रॉइड अपग्रेड होता है नए फीचर्स आते हैं। और कह रहा है कॉस्ट ऑफ एडिंग एयर कंडीशनिंग टू दी कैपिटल, एयर कंडीशनर ला रहे हो। अच्छा, होमवर्क सुनते जाओ, सभी है, 7-8 मिनट है हमारे पास। अच्छा, होमवर्क दे रहा हूं मेरा बच्चा, आप लोग कुछ अच्छा हैंड अपना किस किस को हैंड आउट नहीं मिला, अभी आ जाएंगे, नहीं आए ना तो अभी आपको यासीन भाई से मिल जाएगा ये वाला। यासीन भाई को देखा है आप लोगों ने, कहाँ बैठे हैं वो, वहां पर जो है मैं पूछवा भी लेता हूँ हैंड आउट का, अगर क्या सीन ना करें तो। कैपिटल एसेट, ये वो खर्चे होते हैं जो एसेट को जन्म दें। अच्छा सर, होमवर्क के तौर पे आप लोगों ने हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है, करेंगे हम इंशाल्लाह। इसको खुद, जिनको हैंड आउट नहीं मिला है वो यासीन भाई से जाते हुए ले लें। यासीन भाई, ये जो हमारी सीढ़ियां, जैसे आप नीचे उतरेंगे तो बेसमेंट में नहीं जाना, लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास ट्यूसडे को है, सर उमर काजी की क्लास अभी यहीं पे है ना, नीचे, यहीं पे नीचे, चलें, या तो उनकी क्लास में भिजवा दूंगा। ओके, ऑनलाइन वाला बच्चा।